नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में सैनिक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और नवनिर्मित सीएसडी कैंटीन के आधुनिक भवन का लोकार्पण किया। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री के स्वर्गीय पिता सूबेदार शेर सिंह धामी के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वीर सैनिकों और पूर्व सैनिकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार सैनिक कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। मैं अपने को भावुक होने से नहीं रोक पाता हूं जब मैं देखता हूं कि बचपन से जिनके साथ में रहा हूं वो सभी मुझे दिखाई देते हैं। और आज का दिन सच में मेरे लिए आप सबके बीच में, आप सब योद्धाओं के बीच में, हमारी वीर नारियों के बीच में, जिन्होंने जीवन के अनेक कष्टों का, चुनौतियों का सामना किया है, उनके बीच में आना सच में मेरे मन को भाव विभुल कर रहा है। क्योंकि जब भी मैं सैनिकों के बीच में होता हूं, सैनिकों के किसी कार्यक्रम में होता हूं, वीर नारियां, मेरी माँ, मेरी बहनें मेरे साथ होती हैं, तो ऐसा लगता है कि सच में मैं अपने परिवार के साथ हूं, अपने पूज्य पिताजी के साथ हूं और मेरा परिवार ही है जिनके बीच में हम आज समाज के लिए कुछ सेवा करने के लिए काम कर पा रहे हैं। और सच में मैं जब भी सैनिकों को देखता हूं, मैं बताऊं कि मैंने 15 महार रेजिमेंट के हमारे कुछ साथीगण, कुछ मेरे पिताजी के जो जिन्होंने साथ में काम किया, वो कैप्टन भानीचंद जी यहाँ पर होंगे अभी खड़े हो गए, तो इन्होंने लंबे समय तक मेरे पूज्य पिताजी के साथ काम किया है। और मुझे लगता है कि कितने साल किया होगा अंकल, कितने साल आपने काम किया पिताजी और आपने मेरे? 25 साल तक लगातार आपने और मेरे पूज्य पिताजी ने एक साथ एक पलटन में काम किया। और इन्हीं के आग्रह पर इन्होंने मुझे कहा कि हमारा जो रेजिमेंट डे होता है, हमारा पलटन है रेजिंग डे, स्थापना दिवस, वो कार्यक्रम एक दिन हम मुख्यमंत्री आवास में करना चाहते हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती थी कि मेरे पूज्य पिताजी के साथ जिन्होंने काम किया है वो सब मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करिए। और 2 बार ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। और मैं बताऊं कि जब मैं उनके बीच में था, उनकी बातें सुन रहा था, सच में मुझे भी इतना नहीं पता था कि मेरे पिताजी ने भी फौज में रहकर इतने सारे बहादुरी के काम किए हैं, इतनी वीरता के काम किए हैं। कभी उन्होंने इस तरह से अपने बारे में नहीं बताया। लेकिन जब मैं उनके बीच में गया, जब उनका खाना वो खा रहे थे, मैं भी बैठा था एक कोने में, तो जब मैंने देखा कि खाना खाते खाते वो लोग अपनी बातों में जब आगे बढ़ गए, तो सच में वो ऐसा लग रहा था मुझे कि ये मेरे पिताजी के साथ के सैनिक नहीं है, बल्कि इनके रूप में ही मेरे पिताजी यहाँ पर आकर खाना खा रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए मुझे देखकर वहां पर, जब मैं उनको देख रहा था कि हाथ से दाल भात और जो भी खाना बना था उसको इतने प्रेम से खा रहे थे। मुझे लग रहा है कि एक एक खाने का जैसे जैसे कौर उनके मुंह में जा रहा है, वैसे वैसे एक एक आशीर्वाद मुझे मिल रहा है उनका। एक ऊपर से वो खुश हो रहे हैं कि नहीं बेटा, तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा काम करो। भाइयों बहनों, आज जब उनकी पुण्यतिथि में एक सैनिक समारोह के रूप में हम लोग मना रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको श्रद्धांजलि देने का इससे उत्तम माध्यम और कुछ नहीं हो सकता। मेरे लिए अत्यंत गर्व और भावनाओं से भरा हुआ क्षण है कि मुझे आज इस अवसर पर, जहां 60 हमारी वीर नारियों को, 80 हमारे योद्धाओं को भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये जो कैंटीन आज जिस लोकार्पित हुई है और अत्याधुनिक सैनिक मिलन केंद्र भी, इसका भी लोकार्पण करने का सौभाग्य में शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और सच में आज भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से एक बात और, कि हम हमेशा कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम जिन भी कामों को शुरू करते हैं, जो भी योजनाएं हम शुरू करते हैं, वो सारी योजनाएं
हमारी भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से पूरी होती हैं। यानी कि जिनका शिलान्यास किया जाता है उनका लोकार्पण भी होता है। बीच में वो योजनाएं अटकती नहीं है, भटकती नहीं है, फाइलों में लटकती नहीं है, वो योजनाएं पूरी होती हैं। भाइयों बहनों, आज मैं इस अवसर पर अन्य भी हमारे सभी खटीमा क्षेत्र के सभी भाई बहनों का, हमारे सेवा संकल्प फाउंडेशन के सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन करने में गत वर्ष भी इस वर्ष भी हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के जिलाधिकारी जी, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, हमारे सभी प्रशासन के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे कार्मिक और विभिन्न विभागों से आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उन सब का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को, इस पुण्य स्मृति के कार्यक्रम को भावपूर्ण इसका आयोजन करने का संयोजन किया है। भाइयों बहनों, ये दिन, आज का ये दिन, ये 9 अप्रैल का दिन मेरे जीवन का सबसे पीड़ादायक और दुखद दिन था, जब मैंने अपने प्रेरणा स्वरूप अपने पूज्य पिताजी को खो दिया। और जब भी मैं उन्हें याद करता हूं तो आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन साथ ही गर्व का अनुभव भी होता है कि उन्होंने मुझे जीवन में जो मूल्य सिखाए, उन्हीं के सहारे मैं आज जनसेवा के मार्ग पर अग्रसर हूं। आज मैं जो भी समाज में नियम, अनुशासन, संयम से काम कर पा रहा हूं, सच में वो उन्हीं के द्वारा मुझे जो सीख दी गई, उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनका संघर्षपूर्ण जीवन आज हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करता है। जब जब मुझे कोई परेशानी आती है, तब तब मैं उनका स्मरण करता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अत्यंत सादगी के साथ जिया, लेकिन अपने मजबूत व्यक्तित्व और सेवा भाव से उन्होंने हमेशा यथासंभव समाज में भी काम करने का कार्य किया। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा से पहले तैयारियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने यात्रा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए तो सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा से पहले ही कई जगह व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। वहीं इन आरोपों पर पलटवार करते हुए धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस खुद मान चुकी है कि धामों में विकास कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि चारों धामों में कार्य प्रगति पर है, कुछ कामों में समय लगना स्वाभाविक है। एक बात तो उन्होंने स्वीकारी कि वहाँ कार्य चल रहा है, और स्वाभाविक बात है, जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक अपूर्ण ही माना जाता है। तभी वहाँ कार्य प्रारंभ हुए हैं, क्योंकि पूरा मास्टर प्लान बना हुआ है, उस पर काम चल रहा है, तो काम पूरा होने में समय तो लगेगा, उसकी एक निश्चित समय अवधि होगी, उसके आधार पर ही काम आगे बढ़ेगा। तो लखपत बुटोला जी ने गलत नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने गलत संदर्भ में कहा है। तो काम चल रहा है वहाँ पर, इन्होंने स्वीकारा है और हम काम कर रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर सियासत तेज हो गई है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीनी हकीकत और सरकारी दावों में बड़ा अंतर है। उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के दौरे के दौरान उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री की निगरानी में चल रहे मास्टर प्लान का 40 से 50% काम अभी भी अधूरा है। बुटोला ने यह भी आरोप लगाया कि यात्रा से जुड़ी समीक्षा बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विधायकों को शामिल नहीं किया जाता। उन्होंने अलकनंदा नदी की चौड़ाई करीब 3 मीटर तक कम किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं और इससे नदी का प्राकृतिक प्रभाव प्रभावित हो रहा है। अब आसपास के मंदिरों और स्थानीय आबादी पर भी खतरा मंडरा रहा है। विधायक ने जिलाधिकारी से भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों से संतुष्ट नहीं है और अब युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने चारों धामों में सरकार के सामने 13 सूत्रीय मांगे रखी हैं। आज एक महत्वपूर्ण धार्मिक पौराणिक संगठन के प्रति ये जनप्रतिनिधि का सवाल है। ये उत्तराखंड सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण सा लाखों लोगों की आस्था का सवाल है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पीएमओ की सीधे निगरानी में इस काम को देखा जा रहा है
उसके बावजूद भी आप वहां पे जो काम देखेंगे, काम की गुणवत्ता देखेंगे, उसका ढीलापन देखेंगे तो आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। हमारा जो श्री नारायण का मंदिर है, श्री नारायण के मंदिर के चारों ओर आपने वहां की जो पंडा पुरोहित समाज था, दुकानें थी, लोगों के घर थे, वो तमाम चीजें तोड़ दी और उसके बाद पूरा का पूरा श्री नारायण के चारों ओर खंडर बना दिया और उसकी कोई सौंदर्यीकरण नहीं किया गया। और उसका टाइम पीरियड 2025-26 में खत्म होना, 25 में होना था। रुद्रपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता 24 कैरेट का सोना है। इस दौरान गोदियाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद को भगवान साबित करना चाहते थे, मैंने उसका जमकर विरोध किया। कहना चाहता हूं कि इस विनाशकारी सरकार के, इस तानाशाही सरकार के, इस भ्रष्टाचारी सरकार के तमाम कुकर्मों के बाद, तमाम तानाशाही के बाद, तमाम दबाव, आज जो इस पंडाल में और इस पंडाल के बाहर जो कांग्रेस का का सीना उठाकर खड़ा है, वो 24 कैरेट का राजनीतिक सोना है और ये 24 कैरेट का राजनीतिक सोना इस प्रदेश में बदलाव लाकर रहेगा। मैंने 2017 के बाद काम बंद कर दिया। वो 2017 के बाद काम इसलिए बंद किया कि 2017 में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष था और 2017 में मंदिर समिति का अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री भी जब वहां आना चाह रहे थे और अपने को भगवान स्थापित करना चाह रहे थे कि मैं भगवान हूं, मैंने उसका विरोध किया कि एक इंसान प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन यहां पर जहां पर हम भगवान को पूजा करते हैं, हमारे आराध्य हैं, उन आराध्य की जगह पर हम किसी इंसान को स्थापित होने का विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी गई है। राज्य के अंत्योदय और प्राथमिक परिवार श्रेणी के लाभार्थियों को अप्रैल महीने में ही अप्रैल, मई और जून तीनों महीने का मुफ्त राशन एक साथ दिया जा रहा है। इस संबंध में खाद्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि वितरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खाद्य सचिव आनंद स्वरूप ने बताया है कि भारत सरकार के निर्देशों के तहत अग्रिम वितरण किया जा रहा है और लक्ष्य रखा गया है कि 20 अप्रैल तक तीनों महीने का राशन बांट दिया जाए ताकि जरूरतमंद परिवारों को समय रहते राशन मिल सके। विवरण को पारदर्शी बनाए रखने के लिए ई पास मशीनों के जरिए ही राशन दिया जा रहा है और 3 महीने का राशन लेने के लिए लाभार्थियों को 3 बार बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन करना होगा। साथ ही जिन लाभार्थियों ने मार्च का राशन अभी तक नहीं लिया है, उन्हें 15 अप्रैल तक अंतिम मौका दिया गया है। पूर्ति कार्यालय की टीम जो अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक परिवार के लाभार्थी हैं, उनको निःशुल्क राशन दिया जाता है। के लिए जो है भारत सरकार का निर्देश है कि 3 माह का अप्रैल से जून महीने तक का राशन जो है वितरित कर दिया जाए। इस संबंध में हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर टारगेट रखा है कि 30 अप्रैल तक जून तक का राशन। वो तो भारत सरकार का निर्देश है। गेहूँ खरीद भी हो सकता है कि या इसके पास जो है और भी कोई कारण भारत सरकार, तो उनके निर्देश ऐसे प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम 14 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के देहरादून दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी समिन बंसल ने कलेक्ट्रेट स्थित पतादे की ऋषिपर्णा सभागार में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर सभी विभागों को जरूरी निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का सहारनपुर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के बाद सड़क मार्गों से कड़ी कैंट पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है और ऐसे में पूरे रूट और कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाएं पूरी तरह से व्यापक तैयारियों के साथ जारी है। डीएम ने लोक निर्माण विभाग और पुलिस को समन्वय के साथ बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एमडीडीए को मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण, नगर निगम को सफाई और मोबाइल शौचालय और अन्य सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने को कहा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रूट और कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त चिकित्सा टीम तैनात करने के निर्देश दिए गए। साथ ही डीएम ने सभी विभागों को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के लिए निर्देश दिए ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए बाबा केदार हेली शटल सेवा को पूरी तरह से हाईटेक किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हेली सेवाओं में अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश किया जा रहा है ताकि यात्रियों को बेहतर, पारदर्शी और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिल सके। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं, साथ ही हेली शटल सेवा भी शुरू हो जाएंगी। इस बार हेली सेवाओं की निगरानी के लिए अत्याधुनिक सिस्टम तैयार किया गया है। यात्रा मार्ग के हेलीपैड पर 3 वेरी हाई फ्रिक्वेंसी सेटअप स्थापित की गई है, जबकि 3 अतिरिक्त VHF सिस्टम बैकअप के रूप में रखा गया है। यूकाडा के CEO डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि यात्रा के दौरान हेली सेवाओं की निगरानी अलर्ट मोड पर रहेगी। और आपको बता दें कि DGCA और भारत मौसम विभाग के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस बार भी हम लोग जो सेकंड फेज़ की तरह बहुत अलर्ट रहते हुए सारे ऑपरेशंस को मॉनिटर करेंगे। इसमें DGCA, IMD और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंटिन्यूसली इसको देखेंगे। कंबाइंड एफर्ट रहेगा। हमारे 2 कंट्रोल रूम जो कि सिरसी और सहस्त्रधारा में है वो ऑपरेशनल रहेंगे। कुछ और ATC बनाए जाने के लिए हमें डायरेक्शंस मिले हैं, तो बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में भी हम लोग ATCs बना रहे हैं। PTZ कैमरास का नंबर, VHF सेट्स का नंबर और हमारा एवोस और सीलोमीटर जो लगाए जाने हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। लाइव ट्रैकिंग को भी हम लोग इस बार जो हमारे हेलीकॉप्टर्स होंगे उनको कंटिन्यूसली लाइव ट्रैकिंग करेंगे उनकी, ताकि मिस हैपनिंग की कंडीशन में हम उन्हें इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकें। पंचायती राज मंत्री मदन कौशिक ने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 7,817 ग्राम पंचायतें हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव का प्रशिक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए। साथ ही हर ब्लॉक में 5 गाँव को मॉडल गाँव के रूप में विकसित करने की योजना पर काम हो, ताकि उन्हें आधार व अन्य ग्राम पंचायतों को भी विकसित किया जा सके। उन्होंने ग्राम पंचायतों में ड्रेनेज व्यवस्था और कूड़ा निस्तारण प्रणाली को बेहतर बनाने पर जोर दिया। जहां पंचायत भवन नहीं है, वहां पर नए भवनों के निर्माण के लिए भी निर्देश दिए गए। जो पंचायत विभाग है, आज उसकी समीक्षा बैठक की है और मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चाहे वो राज्य योजना के अंतर्गत काम हो, चाहे राज्य सरकार के किसी विभाग के काम हो, चाहे वो सांसद के द्वारा योजनाओं के काम हो, चाहे विधायक के काम हो, चाहे वो जिला पंचायत के द्वारा काम हो, चाहे ब्लॉक के द्वारा हो, अल्टीमेटली सब कामों का जो एक इकाई है वो ग्राम है। इसलिए हमें एक ऐसे योजना रचना पे काम करना है कि हमारे जो गांव है, जब हमारे पास जो भी बजट होता है हम गांव को इकाई मान के ही खर्च करेंगे, तो एक मॉडल गांव इस रूप में हम लोग स्टार्ट हो। मुझे अवगत कराया गया कुछ गांवों में अच्छा काम हुआ है, मैं स्वयं उन कुछ गांवों में जाकर देखूंगा और गांव के अंदर जो कुछ बिंदु तय करके उन बिंदुओं पर काम करेंगे कि एक गांव में आइडियल आदर्श गांव कैसा होना चाहिए। कितने मॉडल गांव बनाने की बात की? अभी हमने कहा है कि हम कम से कम हर ब्लॉक में कम से कम 4-5 गांव अपने अभी आधार मान के चलेंगे। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के पश्चात दिन की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई। वैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में भी देर शाम की बर्फबारी के बाद चटक धूप खिल के नजर आई है। धाम में सूर्योदय के बाद चमकती सफेद बर्फ का आकर्षण बेहद ही मनमोहक नजर आ रहा है। ज्योतिर्मठ क्षेत्रों में भी बादलों के साथ हल्की धूप ने लोगों को ठंड और शीतलहर से निजात दी है। कालाडूंगी उपजिलाधिकारी ने अंग्रेजी शराब और देसी शराब की दुकानों पर छापेमारी की और जिसमें कई खामियां पाई गई। उपजिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि रेट लिस्ट 2026-27 की लगाने के निर्देश दिए गए और वहीं कुछ लोगों ने प्रिंट रेट से ज्यादा दामों पर शराब बेची जाने की शिकायत की। इस दौरान जिलाधिकारी विपिन पंत ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर ओवर रेट की शिकायत पर शराब भट्टियों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई खामियां पाई गई।
शराब की दुकान है उसका आज औचक निरीक्षण किया गया। पूर्व में भी कुछ जन शिकायतें यहाँ पर आ रही थी ओवर रेटिंग के संबंध में। आज 5:20 पर वक्त हम लोगों ने यहाँ पर अभियान चलाया है और अभियान चलाए जाने के उपरांत यहाँ पर ये पाया गया कि जो विक्रेता है उसके द्वारा ओवर रेटिंग की जा रही है। ओवर रेटिंग के संबंध में यहाँ पर जो लोग हैं, विक्रेता लोग हैं, ग्राहक हैं, उनके बयान भी यहाँ पर अंकित किए गए हैं और जिन्होंने बताया कि प्रायः यहाँ पर ओवर रेटिंग होती है। इसके अतिरिक्त अन्य अनियमितताएँ भी इस शॉप के संबंध में पाई गई हैं। यहाँ पर बिलिंग मशीन भी नॉन फंक्शनल है और साथ ही जो स्टॉक रजिस्टर में जब हमने स्टॉक को चेक किया तो वहाँ भी जो सेल था और जो टोटल स्टॉक है और जो फिज़िकली जब उसको वेरीफाई किया हम लोगों ने तो उसमें भी मिसमैच मिला है और मौके पे इसकी स्पॉट मेमोरेंडम तैयार कर दिया गया है और एक्साइज डिपार्टमेंट को नियमानुसार। उधम सिंह नगर पुलिस ने एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर साइबर ठगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने जिले में 24 मुकदमे दर्ज किए और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अब तक सैकड़ों संदिग्ध म्यूल अकाउंट्स चिन्हित किए हैं और आपको बता दें कि कई खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया भी जारी है। पुलिस ने एक ही दिन में 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जबकि 24 घंटे में 24 अभियोग दर्ज किए गए। जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा सैकड़ों ऐसे म्यूल अकाउंट्स जिसका उपयोग साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा फ्रॉड की धनराशि का यूज करने हेतु किया जा रहा था, ऐसे सैकड़ों अकाउंट्स को जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जिसमें 24 ऐसे अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ 24 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज किए जा चुके हैं। 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। ये ऑपरेशन लगातार आगे जारी रहेगा। इस ऑपरेशन का मकसद ये रहेगा कि जो हेलीकॉप्टर बुकिंग चारधाम यात्रा में उसमें जो फ्रॉड्स करते हैं, जो पेंशनर्स हैं उनके पेंशन के पैसे के बारे में जो फ्रॉड करते हैं और म्यूल अकाउंट्स का इसमें लगातार इस फ्रॉड्स के धनराशि को यूज करने हेतु उपयोग किया जा रहा था, ऐसे सभी म्यूल अकाउंट्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 वारंटी गिरफ्तार किए हैं। एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर के निर्देश पर सभी थानों में विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर आरोपियों को दबोच लिया। कई मामलों में जुआ आबकारी, आईपीसी और एनआई एक्ट से जुड़े आरोपी शामिल हैं। ऋषिकेश में देहरादून रोड स्थित वन विभाग बैरियर के पास बीती मंगलवार रात नियमित चेकिंग के दौरान हरियाणा निवासी एक युवक के भागने और फिर पुलिस पर फायरिंग करने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने जंगल में घुसकर गोली चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को रुकने और आत्मसमर्पण करने की भी सलाह दी थी, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे घेर कर काबू में लिया और पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस घटना में पुलिस टीम सुरक्षित रही है और किसी को कोई चोट नहीं आई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ट्रक चोरी के एक मामले में संलिप्त है। चारधाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम ने विशेष अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है और शहर में कई अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। इस अभियान के दौरान नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद रही। साथ ही प्रशासन ने सख्त संदेश दिया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहेगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।